हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1। फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हेल्पफुल इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट का क्या काम है? जो भी आपने गोल सेट किए हैं उनको अचीव करता है। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैंने बताया था कि मैनेजमेंट क्या है। फंक्शन है सेट ऑफ 5 फंक्शंस। कौन से? सबसे पहले आप प्लान करोगे, उसके बाद क्या करते हैं? प्लान के बाद सबसे पहले हमने प्लान किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग की, डायरेक्शन की और उसके बाद कंट्रोलिंग। ये 5 सेट ऑफ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो क्या काम करते हैं? सब मिलके अचीव करते हैं आपके ग्रुप गोल को। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। आपने अपनी लाइफ में जो भी गोल बनाया है उसको अचीव कर सकते हो थ्रू मैनेजमेंट। अगर आपने स्टडी में कोई टारगेट बनाया है स्कॉलरशिप का, तो आप वो तभी अचीव कर पाओगे जब आपकी मैनेजमेंट होगी। टू अचीव ग्रुप गोल ए मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड इंस्पायरेशन टू हिज सबऑर्डिनेट। एक कंपनी का जो मैनेजर है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जो लार्ज स्केल पे कंपनी है, उसमें मैनेजर्स क्या करते हैं? ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि वो कैसे काम करेंगे, एंड इंस्पायरेशन उनको बताते हैं कि अगर उन्होंने इस गाइडलाइन के थ्रू अपने मोटिव को अचीव कर लिया तो वो कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, उनका लाइफ स्टैंडर्ड कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, पर कैपिटा इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी हर चीज़ में चेंज आ जाएगा। दैट इज़ इंस्पायरेशन टू इट्स सबऑर्डिनेट, दैट इज़ प्रॉपर डायरेक्शन टू हिज एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन देना, प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैनेजर ने प्लान बनाया, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया कि कैसे कैसे उसको डिवाइड किया, सब डिवाइडेशन किया, जिस स्टाफिंग की किस काम के लिए कौन से पर्सन को रखा जाएगा, जो पर्सन जिस पोस्ट के लिए डिज़र्व करता है उसको साथ में इन्वॉल्व किया, जो पर्सन उन्होंने सिलेक्ट किए उनको गाइडलाइन दी, इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बाद डिस्कस किया कि कौन कौन सी किस तरीके से उन्होंने काम किया, उनके काम की अकाउंटेबिलिटी ली। उसके बाद उन्होंने भी कुछ अगर सुजेशंस दी तो उनको भी ध्यान से सुना, और उसके बाद उन्होंने डिसीजंस लिए कि कैसे कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या चीज़ है? हेल्पफुल इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। सेकंड, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो बॉस है या टॉप मैनेजमेंट का हेड है, उसने अपने गोल्स को एक जगह लिखा हुआ है और बाकी सब ऑर्डिनेट्स को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है और इंस्पायरेशन दे रहा है। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने कंपनी ने कोई भी गोल बना रखे हैं तो वो एक मैनेजर को अपॉइंट करता है जिसकी एक्सपीरियंस और स्किल सबसे ज़्यादा है, तो वो उन गोल्स के लिए एक पॉलिसी तैयार करता है जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको काम करना होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? किसी भी तरीके से वो कैसे काम करेंगे, हर तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड करना इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर वो सेल्स को फोकस कर रहे हैं तो सेल्स प्रमोशन कैसे होगी? थ्रू एडवर्टाइजमेंट होगी। अगर वो परचेज़ को फोकस कर रहे हैं कि हमने अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, तो फाइनेंस के सोर्सेज कहाँ से आएंगे? अगर वो प्रॉफिट का परसेंटेज इंक्रीज़ कर रहा है तो उन्हें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को चेक करना होगा कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी हो तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी और आप मार्केट में एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट्स को गेन कर सकोगे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं सब तरह की जो एक मैनेजर प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। वही वाली बातें इसमें सब आएंगी कि वो किस चीज़ को फोकस करना चाहते हैं, परचेज को, फाइनेंस को, या सेल्स को, या एडवर्टाइजमेंट। उस इन सब चीज़ों के लिए वो उन्हें बताएगा कि अगर आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नए लॉन्च करने हैं तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, सेल्स प्रमोशन कैसे करनी है, कस्टमर को कैसे अटेंड करना है, कस्टमर से कैसे अच्छे रिलेशन बनाने हैं अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, अगर उन्होंने सेल्स प्रमोशन करनी है। अगर प्रॉफिट का टारगेट रखा है तो उन्हें मार्केट में कैसे डील करना है, अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो औरों के कंपैरेटिवली कितनी कम रखनी है,
और अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी है, वो कैसे शो ऑफ करनी है। और जो उन्होंने लेबलिंग कर रखी है, जो ऊपर से शो कर रखा है वही मटेरियल होना चाहिए। उसमें एथिक्स पॉइंट्स उन्होंने रखने होंगे, ईमानदारी से काम करना होगा कंपनी को, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क की पॉलिसी को अपनाना होगा। ये सब गाइडलाइंस जो मैनेजर है वो सब अपने सब ऑर्डिनेट्स को देता है, ताकि कोई भी सब ऑर्डिनेट कंपनी की जो गुडविल है उसे ख़राब ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन क्या चीज़ है? जो मैनेजर बताता है कि अगर आप सारी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करोगे तो कंपनी का अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है तो आपको सैलरी के साथ साथ कमीशन दी जाएगी, प्रॉफिट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकोगे, आपको प्रॉफिट के अंदर भी शेयर किया जाएगा, प्रॉफिट के अंदर भी शेयर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। उसमें कंपनी उनको उनके बच्चों के लिए अच्छे से ट्रेनिंग स्कूल्स, जैसे यहाँ पे एयरफोर्स स्कूल्स हैं, एयरफोर्स स्कूल हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप के जो कि एम्प्लॉयर के अपने भी हो सकते हैं, या फिर उसके बराबर वो उनको कुछ अमाउंट पे करेगी ताकि वो अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें। रहने के लिए कुछ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, हाउस रेंट भी दे सकती है, फर्नीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। अगर उस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, कंपनी के सारे टारगेट अचीव करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, ऑनेस्टी दिखाई, तो कंपनी उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है विदाउट इंटरेस्ट, और बहुत सारे एंटरटेनमेंट, अगर वो एक क्लब में जाता है तो उसके एंटरटेनमेंट के जितने बिल्स हैं वो पे करती है। इसके अलावा आपको कई बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी तरीके से वो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज़ को इंस्पायरेशन दे सकता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करती है? बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर एक कंपनी के अंदर आने वाले वर्कर टाइमली काम नहीं करते, एक कंपनी के द्वारा टाइम कितना सेट किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स। तो कंपनी एक स्टैंडर्ड आउटपुट देती है कि आपने 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। शाम 8 घंटे के बाद वो चेक करती है कि 8 घंटे के बाद एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई। डिज़ायर्ड प्रोडक्शन कितनी रखी गई थी? 100 यूनिट्स, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई? 100 से कम हुई तो हमें पता चलेगा कि उनकी एफिशिएंसी पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुई है। तो वो मैनेजर चेक करेगा कि कहाँ पे कमी रहेगी। ये तो नहीं होता कि काम के घंटों में, वर्किंग आवर्स में जो लेबर है या वर्किंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो काम को ठीक ढंग से नहीं करते, रेस्ट करते रहते हैं, या कोई और अन्य कारण है जिससे कंपनी की आउटपुट जो है स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से कम ज़्यादा मतलब एक्चुअल आउटपुट कम आ रही है, जितनी कंपनी ने स्टैंडर्ड आउटपुट रखी थी उससे कम आ रही है। अगर कोई भी एम्प्लॉय स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट करता है 8 घंटे के अंदर, तो कंपनी उसको क्या देती है? इंसेंटिव्स देती है, एक्स्ट्रा कमीशंस देती है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। लेकिन ये कैसे होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज सच एज मैन प्लस मशीन प्लस मटेरियल प्लस मनी। एक मैनेजर का क्या काम होता है? उसने पैसा तो बहुत, कंपनी के पास पैसा तो बहुत है, उसने सामान भी बहुत सारा खरीद लिया, लेकिन उस पर काम करने वाले वर्कर नहीं मिले उसे, या मटेरियल उसने सस्ती क्वालिटी का लगा दिया, तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं होगी। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना होगा मैनेजर को? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज सच एज, आपका जो मटेरियल है वो चीप एंड बेस्ट, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जो पैसा है वो ज़्यादा लोन पे ना हो, नहीं तो लोन से क्या होगा कि सारा का सारा पैसा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो लोन की पेमेंट में ही चली जाएगी, इंटरेस्ट में। जो लोग हैं वो एबल होने चाहिए, वो उसी पोस्ट के लिए रखे जाए जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। प्लस मशीन्स, जो मशीन है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। वो अगर आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाएंगी या पुराने टाइप की मशीन्स लगा ली जाएंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नहीं होंगी, तो होने वाली प्रोडक्शन या तो बहुत कम होगी या हाई कॉस्ट की होगी। तो मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को। सबसे पहले मनी के बारे में बताया गया है। पैसा, किसी भी बिजनेस के लिए मनी का होना बहुत ज़रूरी है। मनी के रिगार्डिंग आपने डिसीजन खुद लेने हैं कि मनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ना लिया जाए, क्योंकि अगर लोन लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी सारा का सारा प्रॉफिट किस में चला जाएगा? वो बैंक के लोन के इंटरेस्ट में लेना चाहेगा। इसके लिए उन्हें बहुत सारे सोर्सेज का अटेन करना पड़ता है। कैसे? वो रिटेन अर्निंग को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी तरह के शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। फाइनेंस के कंपनी ने खुद डिसीजन मैनेजर ने लेना है कि पैसे का अरेंज कैसे करें।
मशीन्स क्या चीज़ हैं जो बढ़िया टेक्नोलॉजी को दिखाती हैं, टाइम को सेव करती हैं, जो प्रोडक्शन है वो बेस्ट क्वालिटी की होती है और स्टैंडर्डाइज क्वालिटी की होती है। मशीन्स क्या होती हैं जो प्रोडक्शन करेंगी। अगर आपकी मशीन ही अच्छी नहीं होगी तो वो ज़्यादा टाइम लेंगी और प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होगी। इससे क्या होगा, आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पीछे रह जाएगा। मटेरियल क्या है जिससे आप सारा सामान तैयार करोगे। अगर कुछ कंपनियां सस्ता मटेरियल यूज़ करती हैं तो वो थोड़े दिन के लिए ही मार्केट में टिक पाएंगी। आपका जो मटेरियल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपने लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है। अगर आपको कंपनी की ग्रोथ चाहिए, अगर आपको कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चाहिए, तो आपका मटेरियल क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और बाज़ार से थोड़ी सी कम कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। मैन पावर क्या है, अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपना जो भी ग्रुप फॉर्म करते हो, एम्प्लॉयज़ जो भी रखते हो, जिन लोगों को उस पोस्ट पे रखते हो जो काम करेंगे, तो वो उस पोस्ट के लिए डिज़र्व करने चाहिए। ना कि आपके मन में कोई भी क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये मेरा जानकार है तो मैं इसको रख लूँ, कोई रिलेटिव है उसको नहीं रखना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई आपका पुराना हो चुका है लेकिन वो काम अच्छे से नहीं करता है, हो सकता है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो पर अब उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई हो, एफिशिएंसी कम हो गई हो, तो आपको नए लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। मैन पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर जो कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगी, कॉस्ट को कम करेगी, प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम करेगी। तो सबसे पहले आपको अपने गोल अचीवमेंट्स के लिए क्या करना होगा, जो स्टाफ है जो फुलफिल करनी है लोगों की पोस्ट, वो बहुत एबल लोगों को रखना होगा, एक्सपीरियंस लोगों को रखना होगा, ट्रेंड लोगों को रखना होगा जिनमें क्वालिटी होगी। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। डायनेमिक मीन्स मूवेबल, मोबाइल, चेंज है, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो पहले रेडियो थे मार्केट में, उसके बाद टीवी आए, ब्लैक एंड वाइट टीवी आए, फिर कलर टीवी आए, अब एलईडी आए। मार्केट जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है डे बाय डे चेंज हो रहा है। अगर आप उसी टाइम उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे, डायनेमिक मीन्स मूवेबल, अगर आप डे बाय डे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा, ग्रोथ रेट बिल्कुल डाउन आ जाएगी, एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को खुद छोड़ के दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे, आपका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, डायनेमिक मीन्स चेंज को एक्सेप्ट करना। बिजनेस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग डे बाय डे, सो मैनी चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नीडिड। जब बाहर चेंज आएगा तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत चेंज करना पड़ेगा। बट पीपल रेसिस्ट चेंज। रेसिस्ट का मतलब क्या है, लाइक ना करना, रोकना। पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको चेंज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अब हमारे काम करने के ढंग में चेंज हो रहा है, हमें पहले से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या कुछ नया सीखना पड़ रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो रेसिस्ट मैंने क्या होता है, रोकना। वो रोकते हैं कि चेंज ना हो, जब जो चल रहा है वही चलता रहे। ए मैनेजर क्रिएट ए फेवरेबल इन्वायरमेंट। जो मैनेजर होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, उसमें स्किल होगी, वो क्या करता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे क्या होगा, वो बेनिफिट बताएगा कि एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट बताएगा, अडॉप्टिंग द चेंजेस। अगर वो चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें भी कितना बेनिफिट होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, उनकी वर्किंग कंडीशन चेंज होगी, उन्हें प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा, उनका इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेगी, कुछ को हाउस फैसिलिटी मिलेगी, कुछ के बच्चों को स्कूल फीस मिलेगी, हॉस्टल के अलाउंसेस मिलेंगे, कुछ को इंटरेस्ट विदाउट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो मैनेजर होगा वो क्या करता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि अगर आप चेंजेस को अडॉप्ट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हो तो क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका सोसाइटी में स्टेटस बनेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल में क्या है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट क्या हेल्प करती है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
एवरी एम्प्लॉय वांट्स सुटेबल रेम्यूनरेशन। जो भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है वो क्या कहता है, जितना मैं काम करूं उसके बराबर तो कम से कम मुझे रेम्यूनरेशन मिले, या फिर शेयर इन प्रॉफिट। अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो वो कहता है कि मैं प्रॉफिट में शेयर लेना चाहता हूँ, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वो क्या कहते हैं कि मेरे को अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, जो काम करने वाला एम्प्लॉय क्या कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है कि अपने सुजेशंस देना चाहता हूँ। जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एम्प्लॉय का तो वो उसे सुजेशंस देगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो, मार्केट को कैसे कम्पीट कर सकते हो। प्रमोशन एक्सेट्रा, प्रमोशन के अंदर उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ साथ जो नए एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उन्हें भी एक मौका देना होगा। उन्हें भी देना होगा कि आप भी डिज़र्व करते हो प्रमोशन के लिए। सिर्फ एक एज या पुराना होना ही काफ़ी नहीं है प्रमोशन के लिए। तो क्या है, एवरी एम्प्लॉय वांट, क्या क्या चाहता है, एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स को समझना होगा। अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन है तो आपकी कंपनी और बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी ही होगी। ए मैनेजर कैन डू दिस बाय मोटिवेशन, गुड लीडरशिप एंड ओपन कम्युनिकेशन। एक मैनेजर ये सारे काम कैसे करता है, वो मोटिवेशन देता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गुड लीडरशिप, टाइम आने पे वो अपनी जो टीम है उसका लीडर बन जाता है, उसे बताता है कि जो रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उनको कैसे दूर करना है। एंड ओपन कम्युनिकेशन, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अब वो किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने जो मैसेज देना है वो 2 दिन बाद उनको मैसेज रिसीव हो रहा है। तो क्या है, एक कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, मोटिवेशन, गुड लीडरशिप एंड ओपन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, मोटिवेशन का मतलब आपको पता चल चुका है। गुड लीडरशिप एंड ओपन कम्युनिकेशन। गुड लीडरशिप का मतलब ये है कि जब हम एक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। या तो वो कंपनी जो है वो कंपटीटर से डर जाएगी, या किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, या कॉस्ट से रिलेटिंग कोई प्रॉब्लम आ गई। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, गुड लीडरशिप। जो गुड लीडरशिप मैनेजर में अगर गुड लीडरशिप है तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उनको सही इंस्ट्रक्शंस देगा, उनको गाइडलाइन सही देगा। एंड ओपन कम्युनिकेशन, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि आप मेरे से किसी भी समय इस बारे में बात कर सकते हैं, तुरंत बात कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट कम्युनिकेशन है। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, अपने गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए काम किया, अब वो सोसाइटी के लिए क्या काम करते हैं, सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट की क्या डेवलपमेंट जो है वो काम करती है। ए मैनेजर फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ के सारे रिसोर्सिस को यूज़ करता है, तो वो क्या, उसकी क्या ड्यूटी बन जाती है कि जो भी वो बिज़नेस कर रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ को काम दे, ताकि देश में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सके, लोगों को जो है उनका जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट किया है उसे इको फ्रेंडली आपको चलना होगा। ये ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कारण पानी गंदा हो रहा है, या इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, या फिर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, सोसाइटी जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। लोगों, पब्लिक हेल्थ के साथ आप कोई इशू नहीं रख सकते, उनमें वो उन डिसीज़ उनके लिए कोई भी हो सकती है अगर आप इस चीज़ को नहीं ध्यान रखेंगे। ग्लोबल जो वार्मिंग चल रही है, प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम, प्रिवेंट मैंने रोकना, इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, ख़राब होने से, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से रोकना। इस फिगर में क्या बताया गया है कि पॉल्यूशन वाला जो एरिया है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और जो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान रखा तो दूसरी साइड जो है वहाँ पे ग्रीनरी है, सारा कुछ फ्रेश एयर है, नो पॉल्यूशन है। नेक्स्ट, मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप डील करते हो, अपने टारगेट को अचीव करते हो तो प्रॉफिट मोटिव ना रख के आपको सर्विस की जो कस्टमर सर्विस है उसको भी फोकस करना होगा। जो भी सामान आप अपने कस्टमर के लिए बना रहे हो वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस का होना चाहिए, आउट ऑफ रीच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लग्जरी गुड्स नहीं होनी चाहिए,
जो भी आप सामान बनाओ वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, किसी भी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल ना हो। सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेकिंग ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइजेज़। आपने जो भी आपकी कंपनी सामान प्रोवाइड करे वो रीज़नेबल प्राइस के साथ साथ क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। थैंक यू।